राधे कृष्ण दोस्तों, आज की कहानी का नाम है तोहफा। शोभा ने गुस्से में, देखो सौरभ, राखी पर हमें ऐसे कपड़े नहीं चाहिए। तुम अपनी पत्नी के चक्कर में पड़कर उसके कहने पर यह घटिया घटिया साड़ी हमारे लिए लाए हो। सौरभ, तुम हम चारों से छोटे हो। हम चारों तुम्हें अपने बच्चे की तरह मानती हैं और तुम ऐसी साड़ियाँ लाए हो अपनी बहनों के लिए, राखी पर गिफ्ट देने के लिए। सौरभ की बड़ी बहन शोभा बहुत तेज थी। ऐसे तो बाकी तीनों बहनें भी बहुत तेज थी, लेकिन जो शोभा बोलती वही तीनों छोटी बहनें भी बोलती। शोभा गुस्से में बोल रही थी और बाकी की तीन बहनें भी उसके अगल बगल में खड़ी होकर शोभा की ही हाँ में हाँ मिला रही थी। और बेचारा सौरभ चुपचाप मुंह बनाए खड़ा अपनी बहनों की डांट सुन रहा था। और उसकी पत्नी सीमा भी पति के पीछे खड़ी चुपचाप सब कुछ देख रही थी। राखी के दिन भी चारों बहनों ने सौरभ को खूब सुनाया, जो सीमा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। असल में सौरभ के मम्मी पापा एक मिडिल क्लास फैमिली से थे। ना ही घर की कोई बड़ी आमदनी थी, ना कोई बिजनेस था और ना ही कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी। बस दो रोटी खाते हुए इज्जत की ज़िंदगी निकल रही थी। सौरभ के पापा अब इस दुनिया में नहीं थे। माँ शारदा जी ही थी, लेकिन वह भी पति के जाने के बाद अक्सर बीमार ही रहती थी। उनकी दवाई का खर्चा अलग से रहता था। सौरभ की भी कोई बहुत बड़ी नौकरी नहीं थी। 10,000 की गार्ड की नौकरी करता था बेचारा। ऊपर से बच्चों की भी पढ़ाई के खर्चे थे, घर के खर्चे थे, माँ की दवाई के खर्चे थे, राशन पानी सब कुछ इतने से पैसों में आना मुश्किल था। इसलिए घर के खर्चों में हाथ बटाने के लिए सीमा ने भी गांव के एक लोकल स्कूल में 8,000 की नौकरी कर ली थी। पति पत्नी की कमाई मिलाकर जैसे तैसे घर के खर्चे चलते थे। शारदा जी के बेटे के चक्कर में उनकी 4 बेटियां हो गई और 5वें नंबर पर सौरभ हुआ। गनीमत इतनी थी कि सौरभ के पापा के जाने के पहले उन्होंने अपने सारे बच्चों की शादी कर दी थी, इसलिए सौरभ के ऊपर ज़्यादा भार नहीं आ पाया। लेकिन खर्च बस शादी तक ही नहीं होते हैं। शादी के बाद भी चार चार बहनों का मायके आना, मायके से उनकी विदाई करना, तीज पर त्योहार पर शगुन भेजना, राखी पर शगुन देना, जाने ऐसे कितने त्योहार होते हैं जिसमें बार बार लेन देन की रीत बनी रहती है, जिनके खर्च से सौरभ कभी उभर ही नहीं पाता। एक दो बहन की करना हो तो चल भी जाए, चार चार की करना मुश्किल हो जाता था। और बहनें भी ऐसी थी कि बिल्कुल भी भाई की मजबूरी समझने वाली नहीं थी। उन्हें बस अपने से ही मतलब था। हर चीज़ सौरभ से महंगी और बढ़िया ही चाहिए थी उन्हें। जब भी सौरभ उनके लिए तीज का शगुन या राखी का शगुन ले जाता तो चारों मिलकर सौरभ को नोचने लगती, उल्टा सीधा बोलने लगती। सौरभ, तुम अपनी बीवी के बहकावे में आकर यह 2 पैसे की साड़ी लेते हो ना हमारे लिए, तुम्हारी इतनी भी औकात नहीं है क्या? साल में एक दो त्योहार ही तो पड़ते हैं, उसमें भी तुम अपनी बहनों का ढंग का त्योहार नहीं कर सकते क्या? बेचारा सौरभ क्या करता, छोटा होने के नाते सबकी बातें सुनता रहता। कितनी बार तो शारदा जी ने भी अपनी बेटियों को समझाया कि तुम लोग सौरभ से झगड़ा मत किया करो, अच्छा नहीं लगता है, बेचारा छोटा है, अकेले पूरे परिवार को लेकर चल रहा है, उसका भी परिवार है, उसके भी खर्चे हैं, छोटी सी नौकरी है बेचारे की, फिर इतनी कमाई भी नहीं है, कहाँ से करेगा बेचारा। लेकिन शारदा जी की बेटियां भी ना ऐसी है कि खुद के आगे ना भाई की सुनती, ना ही माँ की सुनती, उल्टा माँ को ही सुना देती। माँ, आप भी ना, आप बेटे बहू के मोह में पड़ गई हो। अब आपको अपनी बेटियों से कोई मतलब नहीं है। बेटियों के आगे बेचारी शारदा जी भी चुप हो जाती, कुछ नहीं कह पाती। आज भी घर में इसी बात को लेकर राखी के दिन ही लड़ाई हो गई। सबसे बड़ी बहन शोभा शुभम को बहुत डांटती रहती, छोटी छोटी बातों को लेकर बच्चों की तरह डांट लगाती। उसके अंदर जरा भी यह फील नहीं होता कि अब सौरभ की शादी हो गई है, उसकी पत्नी है, उसके बच्चे हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा। कम से कम उनके सामने तो सौरभ से इज्जत से बात कर ले बस। आज भी वह सौरभ को राखी के ही दिन, जैसे ही सौरभ ने उन चारों को साड़ियाँ पकड़ाई, सबसे पहले शोभा ही चिल्लाई, उसके पीछे कोमल, आरती और रजनी तीनों हाँ में हाँ मिला रही थी। बेचारी सीमा चुपचाप खड़ी अपनी चारों नंदों को देखे जा रही थी। अपने पति की ऐसी बेइज्जती उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, लेकिन क्या करती बेचारी, मजबूर थी, कुछ कह नहीं पा रही थी। तभी सौरभ ने कहा, दीदी,
अगर आप लोगों को मेरी दी हुई साड़ियाँ पसंद नहीं आ रही हैं, तो कोई बात नहीं, यह साड़ियाँ मैं वापस कर दूँगा। यहीं अपने गाँव के मोहन सेठ के यहाँ से ली हैं। आप चारों एक काम करो, उनकी दुकान पर चली जाओ और अपनी-अपनी पसंद की साड़ियाँ ले आओ और मेरे नाम की पर्ची कटवा देना, उधारी में लिखवा देना। मैं धीरे-धीरे करके चुका दूँगा। सौरभ की बात सुनकर अब जाकर चारों बहनें शांत हुई। उनके चेहरे पर खुशी लौट के आ गई। खा पीकर ससुराल जाते हुए चारों पहुंच गई मोहन सेठ की दुकान पर और अपने अपने पसंद की साड़ियां ले ली। किसी ने 2,000 की, किसी ने 2,500 की, किसी ने 1,800 की, तो किसी ने 3,000 की। अपनी अपनी पसंद की साड़ियां लेकर चारों अपने अपने ससुराल चलती बनी। एक बार भी किसी ने भी अपने छोटे भाई सौरभ के बारे में नहीं सोचा कि 10,000 कमाने वाला हमारा भाई इतने पैसे कैसे भरेगा। सौरभ जब अपनी दी हुई चारों साड़ियां वापस करने मोहन सेठ की दुकान पर गया, तो मोहन सेठ ने जब उसे साड़ियों का बिल पकड़ाया, तो बिल देखकर सौरभ का जैसे दिमाग ही घूम गया। दिल बैठ गया उसका। बस मर्द था इसलिए रोना नहीं आया। साड़ियाँ वापस कर वह अपना सा मुंह लेकर जब घर गया और शारदा जी के पास बैठकर बोला, माँ, इन चारों बहनों को तो समझना मुश्किल है, इन्हें मेरी जरा भी परवाह नहीं है। तब तक सीमा भी वहाँ आ गई तो सौरभ ने कहा, माँ, पता है आपको, इन चारों ने मिलकर मोहन सेठ की दुकान से अच्छी खासी 9,000 की साड़ियाँ खरीदी हैं। एक बार भी इन चारों ने यह नहीं सोचा कि मेरा भाई इतने पैसे कहाँ से भरेगा, उस पर कितना भार है। थोड़ा भी नहीं सोचती वो मेरे बारे में। बेटे की बात सुनकर शारदा जी की आंखों में आंसू आ गए। वह रोने लगी और बोली, बेटा, किस्मत तो मेरी ही खराब है जो मैंने ऐसी बेटियां पैदा कर दी जो अपने भाई की मजबूरी भी नहीं समझती हैं। कुछ कहो तो सर पर चढ़ जाती हैं। क्या करूं बेटा, अब पैसे तो भरने ही पड़ेंगे, चाहे जैसे भी करो। सीमा को भी यह जानकर बहुत बुरा लगा कि उसकी चारों ननद ने इतनी घटिया हरकत की है, वह भी जानबूझकर। फिलहाल तो अब कुछ किया भी नहीं जा सकता है। जैसे तैसे करके तो सीमा और सौरभ ने 4 महीनों में जाकर कर्जा उतारा था। फिर बीच में भी बहनों को तीज करने के लिए भी साड़ियाँ खरीदनी पड़ी। उनके बच्चों के बर्थडे के कपड़े भी लेने पड़ते। 4 बहनों के 2-2 बच्चे ले लो तो 8 बच्चे भी हो गए। देखते ही देखते न जाने कैसे साल निकल गया, पता ही नहीं चला। और इस बार की राखी को अभी पूरा 15 दिन बाकी था। तभी चारों का फ़ोन बारी बारी से आने लगा और चारों की बोली बड़ी बहन शोभा वाली ही थी। जैसा शोभा कहती वैसा ही बाकी तीनों बहनें भी कहती। शोभा का कहना साफ साफ था कि सौरभ, तुम हमारे लिए रक्षाबंधन पर साड़ी मत खरीदना, हम खुद अपने पसंद की साड़ी ले लेंगे, तुम तो बस पैसे दे देना। यह सुनकर सौरभ घबरा गया। शारदा जी के पास जाकर उसने सारी बात बताते हुए कहा, माँ, इस बार भी शोभा दीदी कह रही हैं कि वह साड़ी पसंद करके लेंगी। माँ, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं कहीं का नहीं रह पाऊंगा। महंगाई बढ़ती जा रही है, बच्चों की भी फीस बढ़ती जा रही है, घर के खर्चे अलग हैं। माँ, एक बार समझाओ ना उन्हें। शारदा जी को भी अपनी बेटियों की हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। बहुत सोचने के बाद उन्होंने सीमा की ओर देखा और कहा, बहू, देखो, मैं माँ हूँ उन सब की, मैं ज़्यादा बोलूँगी तो उन्हें पसंद नहीं आएगा और सौरभ भी ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता। तुम भाभी हो और यह घर अब तुम्हारा है। तुम्हें अपने हिसाब से अपना घर चलाना है तो खर्च भी तुम्हें ही मैनेज करने पड़ेंगे। मेरे और शुभम के कहने पर तो चारों लड़ने लगेंगी, रोएंगी, नखरे करेंगी, लेकिन अगर तुम घर की पूरी बागडोर संभालो तो तब वह शायद कुछ नहीं कह पाएंगी। मैं बहुत मजबूर होकर ऐसा बोल रही हूँ। सास की बात सुनकर कुछ सोचते हुए सीमा ने कहा, ठीक है माँ जी, अगर आपने कहा है तो मैं कोशिश ज़रूर करूँगी। अब आप परेशान मत होइए। यह कहते हुए राखी के पहले ही एक दिन समय निकालकर सीमा पहुंच गई मोहन सेठ की दुकान पर और उन्हें अपने घर के हालात के बारे में बताते हुए उनसे साफ साफ बोल दिया, सेठ जी, जब मेरी चारों ननद आपके यहाँ साड़ी लेने आएंगी तो आप हमारे औकात के हिसाब से ही उन्हें 800-900 की ही साड़ी दिखाना, या ज़्यादा से ज़्यादा 1,000 रुपये की। इससे ज़्यादा की आप साड़ी मत दिखाइएगा। सेठ जी, आपको तो सब कुछ पता है हमारे घर के हालात,
इसलिए आप इससे ज़्यादा महंगी साड़ी उन्हें मत दिखाइएगा। इससे महंगी साड़ी अगर वह लोग मांगे तो आप सीधे सीधे बोल दीजिएगा कि इतनी महंगी साड़ियाँ आप उधार में नहीं देंगे, आपको उनके तुरंत पैसे चाहिए। मोहन सेठ भी ठहरे गांव के ही आदमी। गांव में सब एक दूसरे के बारे में अच्छी तरह से जानते थे। उन्होंने सीमा से कहा, बेटा तुम चिंता मत करो, मैं सब जानता हूँ। सीमा की बात उन्होंने मान ली और राखी के दिन जब चारों सौरभ को राखी बांधने आई तो खा पी कर जाते हुए सौरभ से यह बोलकर गई कि सौरभ, हम सीधे मोहन सेठ की दुकान पर जा रहे हैं अपने लिए तोहफा लेने। उधारी तुम्हारे नाम पर ही रहेगी, याद है ना तुम्हें? तो सौरभ ने धीरे से हाँ में सर हिला दिया। चारों पहुंच गई मोहन सेठ की दुकान पर और इस बार भी पहले की ही तरह महंगी महंगी साड़ियों की डिमांड करने लगी। तो मोहन सेठ ने सीमा के कहे अनुसार साड़ियाँ निकाल कर रख दी। उसमें से किसी को कोई भी साड़ी पसंद नहीं आ रही थी। फिर शोभा ने कहा, सेठ जी यह कैसी साड़ी दिखा रहे हैं आप? जैसी हम पिछली बार लेकर गए थे आप वैसी ही साड़ी दिखाइए ना। यह 800 की साड़ी क्यों दिखा रहे हैं? कितनी घटिया है ये। अरे कोई अच्छी साड़ी दिखाइए ना, 2-2.5 हज़ार वाली। तो मोहन सेठ ने साफ साफ कह दिया, शोभा बेटा मैं उधारी की 1,000 रुपये तक की ही साड़ी दे सकता हूँ। इससे महंगी साड़ी अगर तुम्हें लेनी है तो उसका पैसा तुरंत देना पड़ेगा। अब हमारे दुकान के नियम बदल गए हैं। मोहन सेठ की बात सुनकर शोभा भड़क गई और बोली, सेठ जी आप हमें जानते हैं ना, आपको पैसा सौरभ दे देगा ना, आप हमें बस साड़ी दिखाइए। तो मोहन सेठ ने कहा, नहीं बेटा पहले आप सौरभ से बात करो, मुझे मेरे पैसे तुरंत चाहिए। अगर वह हाँ कर देगा तो मैं साड़ी दिखा दूंगा। शोभा ने तुरंत फ़ोन मिलाया तो उधर सीमा ने फ़ोन उठाया। तो शोभा ने कहा, सीमा भाभी सौरभ कहाँ है? यह सेठ जी हमारी पसंद की साड़ियाँ नहीं दे रहे हैं हमें, इन्हें तुरंत पैसा चाहिए। इनसे बात करो और बोलो हमें हमारी पसंद की साड़ी दे दें, पैसे इन्हें मिल जाएंगे। तो सीमा ने कहा, दीदी हमने मोहन सेठ जी से बात कर ली है और हमारी जितनी औकात है हमने उन्हें अपनी औकात भी बता दी है। वह हमारी औकात के हिसाब से ही जितनी भी साड़ियाँ दिखा रहे हैं हम उसी के पैसे दे सकते हैं। आप लोगों को लेना है तो उसमें से ही ले लीजिए, नहीं पसंद आए तो आप अपने अपने पैसे मिलाकर ले लो, लेकिन उससे महंगी साड़ी हम नहीं दे सकते। सीमा की बात सुन शोभा तो जैसे गुस्से में बौखला गई और बोली, भाभी होश में तो हो ना, कैसी बातें कर रही हो? राखी के दिन भला कोई अपनी बहन को गिफ्ट देने के लिए ऐसी बातें करता है? हम इतना दूर से आते हैं यह सब सुनने के लिए। तो सीमा ने जो कहा उसे सुन शोभा की बोलती बंद हो गई। सीमा ने कहा, दीदी ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 20 की राखी लाती हैं आप, और 2-250 की मिठाई का डब्बा, और क्या लाती हैं आप? मुश्किल से आपके 300 के भी खर्च नहीं होते होंगे, और जाते जाते आप लोग 10,000 का बिल पकड़ा देती है, यह जानते हुए भी कि आपके भाई की इतनी औकात नहीं है। कैसे वो चलाता होगा घर का खर्चा? फिर भी अगर सच में त्योहार की तरह त्योहार मनाना है तो हमारी पसंद की साड़ी ले लो, नहीं तो आपके यह 300 के खर्च के बदले हमारी औकात नहीं है कि हम 10,000 खर्च करें। और एक बात और, अब यह आपके माँ बाप का घर नहीं, आपके भाई भाभी का घर है। प्यार से आएंगी जाएंगी तो रिश्ता लंबा चलेगा, नहीं तो माफ़ कीजिएगा, हमारे भी बच्चे हैं, हमारा भी खर्च है, फिर हमारी और आपकी दूर से ही राम राम रहेगी। कहते हुए सीमा ने फ़ोन काट दिया। सीमा की तीखी और कड़वी बात सुन शोभा सन्न रह गई। बड़ी होकर भी उसकी बोलती बंद हो गई। उसने धीरे से अपनी तीनों बहनों से कहा, सुनो, चलो सब अपने अपने ससुराल, हमें किसी की साड़ी की कोई ज़रूरत नहीं है। कहते हुए उसने सीमा की बातें तीनों को बता दी। चारों ही गुस्से में बिना साड़ी लिए अपने ससुराल चली गई। इधर फ़ोन रखने के बाद सीमा ने शारदा जी की ओर देखा तो शारदा जी के चेहरे पर दुख तो ज़रूर था, लेकिन उन्होंने सीमा से कहा, कोई बात नहीं बहू, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। अगर मेरी बेटियां अपने भाई की मजबूरी समझती तो वह ऐसी हरकत करती ही नहीं कि मुझे उनके साथ ऐसा व्यवहार करना पड़ता। तुम चिंता ना करो, आज वह नाराज़ हैं, कल को हो सकता है समझ जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर भी क्या कर सकते हैं। सब अपनी अपनी गृहस्थी देखो,
राखी का त्यौहार भाई बहन के प्यार का त्यौहार होता है, ना कि भाई को लूटने का त्यौहार। जा बहू, अपने कमरे में जा, ज़्यादा मत सोच। सीमा अपने कमरे में चली तो गई। बुरा तो उसे भी बहुत लग रहा था, लेकिन क्या करती। इस बात की खुशी भी थी कि ननद ना सही, कम से कम सास तो है जो उनकी मजबूरी समझ रही है। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी और इस कहानी को सुनकर आपकी क्या राय है, कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो इसे आगे भी शेयर करें। मिलते हैं दूसरी कहानी में। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों।